उम्मीद करता हूं आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूं एनसीईआरटी आंदोलन की पहली क्लास में। एनसीईआरटी आंदोलन एक ज़बरदस्त बैच है हमारा, जहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उस पर आप बहुत डेप्थ में जाते हैं। और जैसी हमारी परंपरा रही है कि शुरुआत की 2 क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलती, ताकि जिन बच्चों की लॉगिन आईडी में कोई दिक्कत है या वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ओजांग एनी टाइम लर्निंग ऐप पे कहाँ क्लास मिल रही है, कैसे चल रहा है, बहुत से बच्चे टेक्निकली वीक होते हैं तो वो यहाँ यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। पर इसके पश्चात ये क्लासेस जो हैं वो एनसीईआरटी की चलेंगी। इसके साथ साथ तो मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करता रहूंगा क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसे कैसे करना है। और आज एक बहुत जबरदस्त हमारी क्लास है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि एनसीईआरटी के माध्यम से आप मेंस को कैसे क्रैक कर सकते हैं। एनसीईआरटी में बेसिकली जो है सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप तैयार हैं एनसीईआरटी को समझने के लिए। एनसीईआरटी आंदोलन की पहली क्लास में आप अपना बेस्ट देने के लिए तैयार हैं, और एक घटना के माध्यम से आज आपके दिमाग को ब्रेनस्टॉर्मिंग से गुजरना पड़ेगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की जबरदस्त क्लास। और इस क्लास में आपको एक बहुत नया आयाम मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आप तैयार हैं आज की क्लास के लिए? क्या आप रेडी हैं आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए? और एनसीईआरटी का आज वो पहलू आपसे परिचित कराऊंगा जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा, कभी नहीं समझा होगा। एनसीईआरटी आप लोगों को पता होगा प्री के लिए है या फलाना के लिए, लेकिन आज आपको एक सिचुएशन में डाल के एनसीईआरटी बेस्ट तरीके से समझाऊंगा कि एनसीईआरटी एक्चुअली में आपकी सबसे ज्यादा हेल्प कहां करती है। इफ यू आर रेडी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए सर वी आर रेडी फॉर दिस सेशन। आज के सेशन के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हम बेहतरीन अपना करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली आपको इसमें बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। राइट, ये हुई ना बात। तो मेरे सारे शूरवीर तैयार हैं पेन और पेपर के साथ। तो एनसीईआरटी आंदोलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा ये बैच है मात्र 3,999 रुपए में, और जिन्होंने जीएस फाउंडेशन लिया है उनके लिए मात्र 999 में। तो आज कैसी रही आपकी जीएस फाउंडेशन जो मात्र 6,999 में बैच है, उसकी पहली क्लास इतिहास की। ये भी मुझे बताएं कि आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका सर के साथ, और आपने क्या सीखा, आपने सिलेबस को कितना समझा, मेंस के क्वेश्चन पे आपने कितना अप्रोच किया, ये बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ आज हम एनसीईआरटी का अपना सफर शुरू करने जा रहे हैं, और एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज मैं आपको एक सिचुएशन में डालता हूं, बड़े ध्यान से मेरे साथ चलना है। एक्चुअली हमारा सफर शुरू होता है मेरा और गजोधर का। गजोधर मेरा बड़ा फेवरेट सा स्टूडेंट है, और आज उसके बिहाफ पर एक और हमारा जो कंटेंट है, हमारा जो स्टूडेंट है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आज कहानी शुरू करें। और इस कहानी में आप भी हैं, इस कहानी में मैं भी हूं। इस कहानी में एक सिचुएशन है, एक ऑफिसर की सिचुएशन है, और देखिए कि एनसीईआरटी आपको कितनी हेल्प करने जा रहा है। और बड़े ध्यान से समझिएगा और बड़े ध्यान से सीखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट, रेडी करते हैं। और ध्यान से जो जो बातें कहता जा रहा हूं उसको आप लिखेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो उसका जवाब देंगे। तैयार हैं? तो चलिए आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, और वो होती है मेरे ही एक बात से। ठीक है, आज मजे मजे में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कि जो एनसीईआरटीज होती हैं वो बेसिकली जो थिंकिंग यानी सोचने की जो क्षमता है और समझने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता और समझने की क्षमता दोनों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। पता नहीं ऐसे मैंने बैठे बैठे ये बात कह दी कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरा एक स्टूडेंट है, बोला थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी का तो क्रक्स मार्केट में बिकता है गुरुजी, और उसमें तो खाली पहाड़ पर्वत नदी झील इतिहास का नाम याद करना होता, कौन सी लड़ाई कब हुई। तो ई अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग की बात आप कैसे करने लगी? क्या होता है अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग किसे कहते हैं? मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही। बड़े मजेदार तरीके से बोला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का जब एग्जाम देने जाते हो स्पेशली मेंस का, तो तुम्हें थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग की बड़ी जरूरत पड़ती है। क्या? क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन पे वो बेसिकली आपका थिंकिंग पर्सपेक्टिव चाहते हैं। अब आप आए थे आज की क्लास में कि ओजांग सर एनसीईआरटी पे कुछ टॉपिक वॉपिक बताएंगे, और मैं आज आपका पूरा मिथ तोड़ रहा हूं। मिथ ये है कि मुझसे कई बच्चों ने कहा कि सर एनसीईआरटी तो केवल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, और प्री के मार्क्स तो जोड़े नहीं जाते।
जोड़े जाते हैं, जो आपका रिजल्ट बनता है वो मेंस पे जुड़ता है। हाँ या ना मुझे बताइए, सब लोग कमेंट बॉक्स बताइए कि प्री तो केवल एनसीईआरटी में हेल्प करती है। आज वो मिथ ही मैं तोड़ देता हूं कि प्री जो है वो मेंस के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, एसए के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये बैच आपके जीवन का आधार हो सकता है। राइट, अब जरा मेरे ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। तो अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है। मैंने कहा अच्छा रुको बेटा, तुम्हारे इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं और तुम्हें बताता हूं कि एनसीईआरटी एक्चुअली क्या काम करती है। ठीक है, एनसीईआरटी जो है वो कैसे आपके लिए काम करती है, चलो हम इसको समझते हैं। मैंने कहा एक काम करो, ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट है गजोधर, आज क्लास में नहीं है, वो आईएएस बन गया। ठीक है, गजोधर वो हमारा आईएएस बन गया है और सीनियर लेवल पर आ गया है, तो सिटी डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। अब थोड़ा सा आप अपने आप को महसूस करें कि आप हैं वो, मेरे स्टूडेंट गजोधर आप हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना कि थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग किसे कहते हैं। आज ऐसा समझाऊंगा कि जिंदगी में फिर तुम कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसोगे। बड़ी ध्यान से मेरी आज की क्लास को सुनना और समझना। अब मेरे साथ कहानी में बहते चले जाओ। मैंने कहा समझाता हूं तुम्हें कि ये थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और एनसीईआरटी जो आपकी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है वो कैसे करती है। तो अभी मैंने कल आपको क्लास में बताया था, जो फाउंडेशन क्लास में थी, कि एक आईएएस ऑफिसर और एक जो जनरल ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, दोनों के एक ही सब्जेक्ट को पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, अप्रोच अलग अलग होती है। आज जरा उसी को और एलिब्रेट करते हैं और आपको समझाता हूं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छे थिंकर बने, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो कैसे होगी ये जरा ध्यान से सुनो। अब आईएएस, मैंने कहा कि मान लो तुम एक आईएएस ऑफिसर, चलो आज मेरे साथ तुम एक आईएएस ऑफिसर, चलो सब लोग फील करो आईएएस ऑफिसर हो, और वो भी सीनियर लेवल पर हो, सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हो, यानी आपके पास जो है वो ढेर सारे लोग पहुंचते हैं। ठीक है, अब आपका एक जो है कलीग है, वो भी आईएएस है। चलिए अब सिचुएशन देखिए, अब आप आईएएस हैं, एनसीईआरटी क्लास में जरा सीना जोर से जो है वो फुलाओ तो, एक आईएएस ऑफिसर की तरह। हाँ, आईएएस ऑफिसर और सीनियर सिटी डेवलपमेंट ऑफिसर हो, जो है नगर विकास जो है वो अधिकारी हो बड़े लेवल पे। आपका एक दोस्त है, ठीक है, बड़ा जो है वो खुश मिजाज टाइप का है, बहुत ही जो है वो जोशीला जो है व्यक्ति है, आपका कलीग है, सहयोगी, वो भी आईएएस ऑफिसर है। बोला चल यार आईपीएल देख कर आते हैं, बहुत मस्त जो है मैच चल रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, और मेरे पास ना कुछ टिकट्स हैं, ये बताया एकदम मस्त। बोले चले यार देख आएंगे, आज मैं तुझे भेजता हूं, हर समय तू काम करता रहता है, ठीक है, हर समय अपने प्रोजेक्ट में बिजी रहता है, रोज सुबह शाम, चल यार आज मैच देख कर आते हैं। अब समझते जाना थिंकिंग क्या होती है। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है चलो मैच देखने चलते हैं। अब आप पहुंचे और वहां क्या देख रहे हैं, जब आप स्टेडियम पहुंचे तो देखे आपके बैठने के लिए वीआईपी बॉक्स है, एकदम वीआईपी, सबसे महंगी टिकट आपके पास है। अब आप क्या करेंगे। ठीक है, सबसे महंगी टिकट मिली है, वीआईपी बॉक्स है, बिल्कुल प्राइवेसी है, वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं आ सकती, एकदम आ जाएगी ना खुशी। अधिकारी आईएएस ऑफिसर है, सीनियर आईएएस ऑफिसर है, ये सब तो आपके सामने घूमता फिरता रहेगा। अभी बताता हूं कि क्या होने जा रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या कि उसी वीआईपी बॉक्स में पहले से एक आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, पहले एक आदमी बैठा हुआ है, कुछ भी इसका नाम रख लेते हैं, उत्पल दत्त ही इसका नाम रख देते हैं। तो ये बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, विनिर्माण की कंपनी है, जो रियल एस्टेट में काम करती है, उसका मुखिया है। और ये भी उसी में, आइए 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 गजोदर जी, आइए आइए, वो भी वहां पहले से बैठा हुआ। तुम्हें कुछ सेंस होता है कि ये वहीं पे पहले कैसे आके बैठा हुआ। अच्छा, इसकी एक अपनी कहानी है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, शहर में बिल्डिंग का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ी कंट्रोवर्सी। जो आम नागरिक हैं, जो एनजीओ के लोग हैं, वो लगातार इसके प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं कि इससे बहुत नुकसान आगे हो सकता है, इसका प्रोजेक्ट जो है वो जनहित में नहीं है। और इस प्रोजेक्ट की फाइल आप तक पहले आ चुकी है इस कंपनी की, और ये आपसे मीटिंग करना चाह रहा था प्रोजेक्ट के सिलसिले में कि कुछ अपनी बात वो समझा सके। अब समझते जाना थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। सिचुएशन तुम्हारे सामने आ रही है, तुम मजे से आज जो है पूरा मूड बनाकर जो है वो क्या हुआ, छुट्टी के दिन आईपीएल देखने गए हो, बढ़िया दोस्त ने टिकट का इंतजाम कर दिया, पहुंचे तो वीआईपी बॉक्स है, सारी व्यवस्था है, लेकिन उस बॉक्स में तुम्हारे साथ एक आदमी और बैठा है जिसकी बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है और उसकी एक फाइल तुम्हारे पास आ चुकी है। अब ये जो है वो बड़ा खुश मिजाजी से तुम्हारा स्वागत करा अपनी 32वीं 36वीं दिखा के, समझते जाना। लेकिन इसके प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, इसके प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। ठीक है, अब इसने क्या किया, जब तुम बैठे, अब तुम थोड़ा सा अनकंफर्ट हो रहे हो बैठे, लेकिन आप मैच देखने की लालच में बैठ गए।
अब बातचीत होने लगी, तो ये कंस्ट्रक्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन चूंकि आप ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, तो कुछ गिफ्ट विफ्ट उसने आपको दे दिए, कुछ जो है वो आपको गिफ्ट पहुंचा दिए। और जो रियल एस्टेट है उसके बारे में वो ज्यादा बातचीत नहीं कर रहा है, वो कह रहा ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन गिफ्ट एक्सचेंज करने शुरू कर दिए। अब गिफ्ट तो आपने ले लिया, भाई आप मना नहीं कर पाए, संकोच कर बोले ऐसे अरे आप ऑफिसर है हमारा, हमारे जिले में आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया भर की आपकी तारीफें वारीफें करनी शुरू कर दी और आपको गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट तो लेकर जब आप घर पहुंचे तो आपकी हालत खराब, ठीक है। अब आप सोचने लगे कि क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, कहीं किसी न्यूज़पेपर वाले ने ना देख लिया हो, किसी जो है वो विसल ब्लोअर ने ना देख लिया हो, लोग अगर देख रहे होंगे तो क्या मैसेज जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि गिफ्ट देकर मुझ पर कोई दबाव बनाना शुरू कर दे। आप एक ऑनेस्ट ऑफिसर हो, ठीक है, लेकिन सिचुएशन में आप फंस गए हो। अब आप मुझे बताओ, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अब आप घर गए और आपके जो है वो चेहरे पर 12, 13, 14 सब बजे हुए हैं। अब आप जो है वो इस पर कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, इस पर कुछ काम करना चाहते हो कि अब इस सिचुएशन से मैं कैसे निकलूं। अब मैं इस क्लास से पूछना चाहता हूं कि इस सिचुएशन पे अगर आप एक ऑफिसर हो तो आप क्या क्या करोगे। चलो मुझे बताना शुरू करो। तो अगर आप ऑफिसर हो तो मुझे सबका जवाब चाहिए, आप क्या क्या करोगे, क्योंकि अब इसने थिंकिंग शुरू कर दी कि अब इसने सोचना शुरू कर दिया, क्या ये कोई जाल था, हो सकता है आपका करियर खा जाए, हो सकता है कि ये पेपराजी वाले फोटो खींच लें कि देखो गिफ्ट ले रहे हैं, वहां सेटिंग हो गई इनकी और कल को प्रोजेक्ट पास करा दें, या जो है मुझे खुद को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है, मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। अब इसने सोचना शुरू कर दिया क्या। अब आपको हो सकता है ट्रैप ना भी हो सकता है ट्रैप हो सकता है किसी ने फोटो खींच ली हो। अब आप बताओ कि आप एक ऑफिसर हो, थिंकिंग करके बताओ, जैसे इसने थिंकिंग शुरू की, आप मुझे बताओ आप क्या क्या एक्शन ले सकते थे या ले सकते हैं। चलिए, हाँ जी, चलिए पूरी क्लास मुझे चैट में बताना शुरू करें, देखिए कुछ कितने लोग आईएएस ऑफिसर की वाली फीलिंग लेकर बैठे हुए हैं। चलिए जल्दी बताइए मुझे, शुरू हो जाइए। हाँ जी, सबके जवाब चाहिए, देखे कितने लोगों को आता है ये। शाबाश शशि, वंडरफुल। शांति से एक्शन, शांति से एक्शन कैसे लिया जाता, खुद से लोगे ना, अब शांति बेचारी कहां घसीट ला रहे हो। हाँ जी, गिफ्ट आप ले चुके, उस बॉक्स में आप बैठ चुके हैं, हो सकता है कि आप लेके मना भी करें, नहीं नहीं साहब हमें नहीं चाहिए, फोटो किसी ने खींच ली, हो सकता है आपको जाल में फंसा लिया गया हो, कल को अखबार में छप जाए। एक्शन कैसे लोगे, क्योंकि तुम अपनी मर्जी से गए थे, किसी ने कनपटी बंदूक थोड़े न रखा था। चलिए मुझे बताइए कम से कम 4 एक्शन बताइए कि क्या क्या हो सकता था। अब आपको बताऊंगा थिंकिंग किसे कहते हैं आईएएस में। एनसीईआरटी आपको बेसिक नॉलेज कैसे देती है, और यही थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग मेंस की जान होती है, क्योंकि उसमें आपको अलग अलग सेगमेंट्स को जोड़कर आंसर लिखना होता है। समझ में आ रहा है कुछ कुछ। प्रोजेक्ट सही होगा तो पास कर देंगे, लेकिन लोग उसका विरोध कर रहे हैं, एनजीओ उसका विरोध कर रहे हैं, आम जनता उसका विरोध कर रही है। आपने ध्यान नहीं दिया कि उसके प्रोजेक्ट को लेकर कंट्रोवर्सी है। गिफ्ट रिटर्न करके एक्शन ले लेंगे, क्यों जबरदस्ती, मान लो कह नहीं मैं तो सिर्फ, कोई भी किसी से गिफ्ट ले सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखते कितने लोग आईएएस ऑफिसर की तरह सोच पा रहे हैं। मैं उन्हें बदले में रिटर्न गिफ्ट दे दूंगी, हाँ उसका प्रोजेक्ट पास करा। तुम्हारे जैसे ऑफिसर की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है देश को। ऐसे तो सारे बिल्डर तुम्हें तो खोज रहे हैं, डीप एनालिसिस करेंगे, ये एक और है, मतलब क्या गड्ढे में घुस के करोगी, हैं? यही सब फर्जी बात है। कोर्स ऑफ एक्शन लिखो, व्हाट शुड बी योर कोर्स ऑफ एक्शन, कि खुद पर कोई दाग ना लगने देना तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन है। कितने लोग सोच पा रहे हैं, वो लिखो। यूपीएससी लेवल कह रहे पहले गिफ्ट को खोल के देखेंगे सर, हाँ, और पेपर वाले बढ़िया फोटो खींचेंगे, अगले दिन अखबार में छपेगा एक आईएएस रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, ठीक है, बैकडोर पे बढ़िया तुम्हारी फोटो छपेगी, और तुम्हारे घर के सामने कई लोग हाय हाय करेंगे, तुम्हारे माता पिता के नाम पे कहेंगे फलानवा का लड़का चोर है। इसी तरह का जो है वो क्या होगा, होगा। बहुत बढ़िया कर रहे हो, शाबाश। हाँ चलिए और बताइए, और बताइए, चैट कम हो रहे हैं,
और कितने लोग आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, थिंकिंग करेंगे? कितने लोगों ने आज से पहले सोचा था कि सर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना आईएएस में बहुत जरूरी होता है, सर थिंकिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है? करो ना, कौन मना कर रहा है, करो। हाँ, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, जब इसको करना पड़ता है तो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तो मुझे कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, क्या क्या कर सकते थे? एक एक स्टेप, पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप, क्या क्या इसमें किया जा सकता था? समझ में आ रहा है? जोर पड़ रहा है ये ऊपर वाला जो बहुत दिन से खाली पड़ा हुआ था, इस पर कुछ जोर पड़ रहा है? यही है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करती है। अब चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। चैट रेट्स आप बढ़ाइए, अपना जो है वो क्वेश्चन जो है उस पर करिए, सारे लिखिए। आप ऑफिसर हैं, एक ही आंसर सही नहीं होगा, आप इसमें पॉसिबल विकल्प, जो पॉसिबल इसमें संभावना है, उसको लिखने की कोशिश करिए। हाँ, प्रॉब्लम एनालिसिस करिए। ज्ञान दिया किसी ने, प्रॉब्लम एनालिसिस करेंगे, बताइए। चलिए बताइए मुझे, क्या प्रॉब्लम एनालिसिस कर रहे हैं? आपकी जान चली जा सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है, कल हो सकता है अखबार में छप जाए, हो सकता है उसने कहीं जो तुम्हें लेकर वहां पहले से वो प्लांट बैठा है, तुम उसको पता था तुम वहां आ रहे हो, तो हो सकता है वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, कल सुबह तुम वायरल हो जाओ, कुछ भी हो सकता है। आपको अपने आप को सेव करना है, हो सकता है वो भी सही हो, आप भी सही हो, लेकिन आपको पहले अपने आप को बचाना है। ठीक है, मजा आ रहा है? पहले ये बताओ, मजा आ रहा है सोचने में? सोचे भी नहीं होगे कि एनसीईआरटी की पहली क्लास ओजांग सर यहां फंसा ले जाएंगे हमें? क्यों? पहले बताओ, मजा आ रहा है? दिमाग का दही हो रहा है? क्योंकि अगर वो पहले से बैठा है तो वो तैयारी करके बैठा होगा। तुम सोच के देखो, वो इत्तफाकन थोड़े ना बैठा है, तुम्हारी और उसकी दोनों की टिकट पहले से ही सेट की गई है। हो सकता है जो तुम्हारा कलीग हो वो उसके साथ मिला हो, लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट तुम्हारा है, पावर तुम्हारी है, सीधे सीधे कह नहीं पा रहे क्योंकि तुम एक ईमानदार ऑफिसर हो। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, सब लोग ट्राई करो। आंसर हम यहां से निकालेंगे, ठीक है, आंसर निकालेंगे। ये है यूपीएससी का बाबू खेल। चलिए अब क्या कर सकते हैं, चलिए तो क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन हो सकते हैं, चलें अब देखें किसने किसने सही ट्राई किया, और स्टेप बाय स्टेप समझो कि तुमसे एक ऑफिसर के रूप में गलती कहां कहां स्टोरी में हुई। रेडी? चलो, पहला एक्शन जो आप कर सकते थे, तो हमेशा थिंकिंग में क्या होता है, थिंकिंग में सारी संभावनाओं को, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस नहीं है कि मैं यही करूंगा तो यही होगा। क्यों? मान लो अभी पिछले साल एक क्वेश्चन आया था, वो था सिंधु जल समझौते को लेकर। भारत के पास जो इंडस रिवर है उसका केवल 20% हिस्सा है और पाकिस्तान के पास 80% हिस्सा है। आप ये जानते हैं ना कि सिंधु नदी का जल का केवल 20% हम इस्तेमाल कर सकते हैं, 80% पाकिस्तान को। एक समझौता हमने किया था, पता नहीं किस आधार पर हमने किया था, और पाकिस्तान हमारे डैम बनाने पर हमेशा जो है वो रोक लगाता है। तो इसका क्या होगा, कोई एब्स्ट्रैक्ट उपाय नहीं हो सकता, आप इसके संभावित उपाय देते हैं। अगर आप मेंस में अच्छा करना चाहते हैं, अब जैसे भारत पाकिस्तान सीमा विवाद है, भारत बांग्लादेश सीमा विवाद है, या इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री डिस्प्यूट, या चाइना के साथ डिस्प्यूट, तुम कहोगे सर चढ़ जाए चाइना पे, छोटे छोटे चिंग मारे, धाए धाए मार के चीनियों को खत्म करें, तो ये कोई सॉल्यूशन थोड़े ना। बोले मारे सर परमाणु बम रखे हुए, मजे से पाकिस्तानी बोलते हैं, अरे हम आप परमाणु बम फालतू थोड़े ना, इंडिया गिरा के मानेंगे। अच्छा आज खाने को नहीं है, इसी परमाणु बम की धमकी देते देते आज जो है वो भीख मांगने की हालत में पहुंच गए। तो परमाणु बम अगर हम पे गिराओगे तो हम भी तुम पे गिराएंगे, दोनों देश जो है वो काफी बर्बादी की तरफ चले जाएंगे। तो क्या होता है, जब मेंस का आंसर लिखा जाता है तो संभावित सॉल्यूशन दिए जाते हैं, यानी कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशन, भारत की गरीबी को, भारत की जो है सुरक्षा को, तो आप पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकते हो कि ये कोर्स ऑफ एक्शन होंगे। यही समझाने की तुम्हें कोशिश की थी, और इससे बेस्ट एग्जाम्पल मुझे नहीं मिल सकता था। ठीक है, अब चलते हैं। अब क्या हुआ, तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए पहला कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता था यू लेफ्ट द बॉक्स। जैसे आपने देखा कि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का हेड वहां बैठा हुआ है और इसकी फाइल आ चुकी है हमारे पास। पहला तो आप ये कर सकते थे कि तुरंत के तुरंत अपना आईपीएल देखने का लालच हटाते और उस बॉक्स से निकल जाते कि प्राइवेट मीटिंग अलाउ नहीं है, आपको आना है तो मेरे ऑफिस में आकर मिलिए। लेकिन अब
तो देर हो गई, आप तो मैच देखने बैठ गए क्योंकि फ्री की टिकट आपको अपने लालच में लपेट ली। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता था लेफ्ट द बॉक्स, बट इस कहानी के अनुसार आप जो है वो बॉक्स में बैठ गए और आपने उस गिफ्ट को एक्सचेंज भी कर लिया। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता था पे फॉर टिकट, अपने दोस्त को बोलो हम फ्री में नहीं देखेंगे, ठीक है, हमारी गैरत है, हम जो है वो टिकट का पैसा पेमेंट करेंगे, बट वो भी आपके लिए अब काम नहीं करेगा। तीसरा, आपको अपने आप को एथिकल दिखाना है कि आप ईमानदार हैं, आप एथिकल हैं, तो आप क्या क्या कर सकते हैं इसके बारे में बताइए, थिंकिंग करिए। अब मुझे बताइए, देखिए कितने स्टूडेंट ने ये सारी थिंकिंग की। तीसरा कोर्स ऑफ एक्शन कर सकते थे, अपने सहकर्मी पर गुस्सा कर सकते थे, अपने कलीग पर, कि तुम्हें पता था ना कि वो वहां आएगा और वो डिपार्टमेंट की फाइल मेरे पास है, मैं ही उसका हेड हूं, तो तुम्हें मुझे क्यों वहां पर बिठाया। पर यह भी काम आपके यहां नहीं आएगा। आप सहकर्मी पे गुस्सा करके आपको कोई फायदा नहीं है, आप अपने रिलेशनशिप ही खराब करोगे, अपने दुश्मन बढ़ाते जाओगे। अब जरा देखो चौथा कोर्स ऑफ एक्शन, आप सबसे पहले अपने जो चीफ सेक्रेटरी है या कैबिनेट सेक्रेटरी है, तो चीफ सेक्रेटरी को लिखोगे कि एक्चुअली क्या हुआ, उसको पूरा डिस्क्लोजर दोगे। अपने जो है मुख्य जो प्रधान सचिव है उसको आप बताओगे, जो आपका सीनियर बॉस होता है। तो सर्विस में आपको यह भी सिखाया जाता है कि आप अपने बॉस को अपडेट करते रहिए, और उससे आप दूसरा, सिर्फ इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगी, उसको यह भी कहिए कि अगर किसी ने मान लीजिए फोटो खींच ली हो या इसने वीडियो रिकॉर्डिंग चुपचाप कर आपको ट्रैप में फंसाया गया, तो बोला आगे चलकर अगर मेरे पास ये फाइल रहेगी तो इससे मेरे ऊपर आरोप लगने के बहुत चांसेस हैं कि कल को आरोप लगे कि सांठगांठ करके इसका प्रोजेक्ट पास कर। मान लीजिए उसका प्रोजेक्ट सही भी हो, अच्छा भी हो और पास हो गया, तो बाहर जनता में यह जवाब जाएगा कि देखिए यहां पर्सनल मीटिंग हुई थी, गिफ्ट एक्सचेंज हुआ था और क्या हुआ था, यह प्रोजेक्ट पास कर दिया गया। तो इसमें आपकी छवि और उसका जो है पैसा दोनों बर्बाद होगा। तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज रेस्क्यू फ्रॉम द हैंडलिंग द केस, कि आप मेरी इसमें, आप सीनियर हैं, मेरी इस केस से मुझे हटाइए, इसकी फाइल अब आप डायरेक्ट देख लीजिए, आपके जो है वो जानकारी में ये चीज होनी चाहिए। तो ऐसा करके आप क्या करेंगे, अपने सीनियर को पूरी जानकारी देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस केस की फाइल आप हैंडल करिए और अभी मेरे पास उतना अनुभव नहीं है तो आप मेरी इसमें मदद करिए। तो आपके सीनियर के जब नजर में ये बात आ जाएगी तो वो आपको इसके रास्ते बताएंगे या वो इसके गवाह बन जाएंगे कि ये मेरी जो है वो पूरी जानकारी में सारा प्रोसीजर जो हुआ है वो बिल्कुल सही सही हुआ है। क्योंकि अभी आपने दिल्ली में देखा कि उप मुख्यमंत्री एक प्रोसीड्योर प्रोसेस में, शराब नीति जो बनी थी उसकी जो टेंडर हुआ था उसमें गिरफ्तारी हुई, और भारत के इतिहास में उठा के देख लो कि जब भी बड़े बड़े टेंडर निकले हैं वहां पर कोई ना कोई जो है पार्टी, चाहे वो सत्ता में रही हो विपक्ष में रही हो, वो गिरफ्तारियां वहां होती रही हैं। तो ये आपके सामने की बात कर रहा हूं। अब बात आ रही है पंजाब की आबकारी नीति पे, तो ये जी चीज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, हर राज्य सरकार में ऐसा होता है, अधिकारियों के जो है वो उसके ऊपर ऐसा होता है। तो ये चीजें तो आप जो है वो जानते हैं। तो अब आपने क्या किया, आपने देखा कि एक सिचुएशन थी जिसमें आप फंस गए और उस सिचुएशन में आपको पॉसिबल सॉल्यूशन थिंक करना था, सोचना था। यही होता है थिंकिंग। और थिंकिंग कब आती है, जब अंडरस्टैंडिंग होती है, यानी सिचुएशन को आपने समझा। कई स्टूडेंट ने बहुत सही जवाब दिया, जैसे सोनू ने बहुत सही जवाब दिया, कहा कि मैं अपने सीनियर ऑफिसर को बताऊंगा। बहुत सही था कि मैं अपने सीनियर ऑफिसर या जो अपना चीफ सेक्रेटरी है उसको जरूर इन्फॉर्म करूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी सोचूंगा कि अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई होगी, फोटो खींच गई होगी, तो आगे समय पे आरोप ना लगे, मुझसे कहा जाएगा कि ये फाइल आप मुझसे ले लीजिए, आप हैंडल करिए, ताकि आप जो निर्णय लेंगे उसमें मेरा कोई भी ये चीज नहीं होनी चाहिए। और अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसके लिए अपॉलॉजी यानी उससे माफी भी मांग सकते हैं। आपका सीनियर होगा वो आपको माफ भी कर देगा, क्योंकि ये ह्यूमन एरर है। आपको नहीं पता था, मैच देखने गए, कोई भी व्यक्ति मैच देख सकता है, आनंद उठा सकता है। एक ऑफिसर के बाद भी तो आप मानव है, आपका जीवन है। क्लियर है? तो ये आपने क्या देखा, जब आपको सिचुएशन समझ में आई, व्हेन यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन, यू स्टार्ट योर थिंकिंग। तो आपने थिंकिंग करना शुरू किया और आप एक निर्णय पे पहुंचे। मजा आया? पहले मुझे बताओ, मजा आया थिंकिंग करने में? राइट क्योंकि आप एक सिचुएशन में ट्रैप हो गए। तो आपको सबसे पहले, जब भी आप सिचुएशन में ट्रैप हो रहे हैं, आपको खुद को रेस्क्यू करना है, खुद को बचाना है। तो ये आपका एक तरीका है। तो आपने क्या देखा
कई बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाए, कई बहुत दूर भटक गए। तो ये जो थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग है, यही यूपीएससी का कोर है, यही उसकी जान है, यही उसकी पावर है कि आप कितना ज्यादा थिंकिंग कर पाते हैं, कितना ज्यादा अपने आप को सेव कर पाते हैं। दिस इज द वंडरफुल थिंग। एनसीईआरटी आपको यहां बहुत हेल्प करने जा रही है। एनसीईआरटी धीरे धीरे आपकी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती जाएगी, और जब आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाएंगे तो आप थिंकिंग करते चले जाएंगे। और एनसीईआरटी, कई बार जो आपका एक मिथ था कि नहीं साहब ये तो केवल प्री के लिए है, नहीं, एनसीईआरटीज आपको बहुत साउंड बेस देती है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यह बात याद रखिएगा। राइट क्लियर? नेक्स्ट, तो हम आगे चलते हैं और इस चीज को और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। डन है? लेट्स स्टार्ट। बाकी आपको बताता चलूं कि जो फाउंडेशन बैच है वो अभी 8 मार्च तक 6,999 में, आज उसकी क्लास हिस्ट्री की शुरू हो गई, आप लोग उसके साथ जुड़ सकते हैं। 8 मार्च के बाद होली स्पेशल ऑफर में ये फिर 40,000 रुपए की फीस हो जाएगी। सक्सेस बैच क्या है? जिन्होंने फाउंडेशन लिया है, अगर वो एनसीईआरटी लेते हैं तो 999 रुपए में, और सभी ऑप्शनल पे 50% का जो है वो छूट चल रहा है। और इंग्लिश के लिए पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस रवि बजाज सर के साथ शुरू हो रही है। लेट्स स्टार्ट। आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और इस चीज को और अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ भाई, सब लोग ध्यान रखो, इस संडे को बाहुबली टेस्ट है, फ्री ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। तो ज्यादा से ज्यादा लोग सुबह 11 बजे संडे 5 तारीख को ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस पे जाके उन्हें टेस्ट देना चाहिए। आज कम से कम रजिस्ट्रेशन कर लें, ताकि नोटिफिकेशन हम डाल दें कि सुबह 11 बजे आपका बाहुबली टेस्ट। देखिए हम कितने बाहुबली इस क्लास में हैं, कितने लोग अभी तैयार हैं, कितने लोग यूपीएससी को समझ पा रहे हैं, उन सभी के लिए निःशुल्क है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट है। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आगे और समझते हैं क्या चीज हमें करना है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बड़े ध्यान से इसको समझिए। मेंस का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलिए, आप लोगों को दिख रहा है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 600 ईस्वी से 900 ईस्वी तक दक्षिण भारत के इतिहास को, चलो लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो, ये पहले दिन से मैं इसे शुरू कर देते हैं। 600 ईस्वी से 900 ईस्वी तक दक्षिण भारत के इतिहास को पल्लवों का क्या राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान है? अब what are the political and cultural contribution of the Pallavas to the history of South India during the period of 600 AD to 900 AD? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा है, सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के मुख्य लक्षणों का परीक्षण कीजिए। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं। तो ये कह रहा है नगर नियोजन के बारे में बताइए। एग्जामिन द मेन फीचर ऑफ टाउन प्लानिंग। आज किसने किसने न्यूज़पेपर पढ़ा? तो सबसे पहला नियम ये जान लो कि अगर हमारे साथ पढ़ना है हमारी एकेडमी में, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है, किसने किसने पढ़ा मुझे बताएं कि कितने। मेरी क्लास में न्यूज़पेपर के बिना मत आया करो। बड़ी खूबसूरत भारत के प्रधानमंत्री ने बात कही है कि आने वाले समय में जो नियोजित शहर हैं, जो प्लान्ड सिटी हैं, वही भारत के विकास की गाथा लिखेंगे। किसने किसने पढ़ा है? नियोजित शहर, बड़े ध्यान से सुनना, नियोजित शहर भारत के विकास की गाथा लिखेंगे, यानी प्लान्ड सिटी विल राइट द जो सागा ऑफ इंडियन डेवलपमेंट जो है वो फ्यूचर में वही करेंगे। जितने भी हमारे जो प्लान्ड सिटीज हैं, सबने पढ़ा है। बिना न्यूज़पेपर पढ़े मेरी क्लास में मत आया करो, और अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत है तो फिर क्या है, 13 मार्च से शुरू हो रहा है द हिंदू की क्लास, जहां शिक्षक 199 रुपए महीने में आपको द हिंदू पढ़ाएंगे। अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए जितनी जल्दी हो सके। क्लियर है? तो आखिर उन्होंने ये बात क्यों कही कि नियोजित शहर यानी प्लान्ड सिटीज जो है वो हमारे आने वाले समय में हमारे ग्रोथ के इंजन होंगे। और भारत के पास दुनिया की पहली सबसे ताकतवर अर्बनाइज सिविलाइजेशन यानी शहरीकरण व्यवस्था थी, जहां सड़कें, नालियां, शहर नियोजन, ये सब चीज जब दुनिया अपनी सभ्यताओं की अंगड़ाई ले रही थी, और वो भारत जो था वो नगर नियोजन यानी टाउन प्लानिंग का मास्टर बन के बैठा था। और उस सभ्यता को क्या कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता कही जाती है। पढ़ा आप लोगों ने? क्लियर है? पढ़ा या नहीं? तो अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए। ये दो प्रश्न हैं और दोनों का बेस क्या है? एनसीईआरटी और मेंस के क्वेश्चन है। ये दोनों मेंस के क्वेश्चन है। चलिए जरा समझिए। और करंट में आज प्रधानमंत्री ने क्या कहा? करंट में कहा
कि जो नियोजित शहर है, आज भारत के शहर कैसे हैं? अनियोजित हैं, ट्रैफिक जाम है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, टॉयलेट्स नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आपको भविष्य का भारत बनाना है, एक ऐसा भारत, जो कल मैंने आपसे जो है डिस्कस किया था लेक्चर में, कि आप ब्यूरोक्रेट्स हैं, आने वाले समय में आपको भारत के विकास की गाथा लिखनी है, तो उसमें जो शहर, नियोजित शहर है, नियोजित मतलब वेल प्लानिंग, जैसे आप चंडीगढ़ जाएं, नोएडा जाएं, तो अगर वेल प्लानिंग के साथ आप जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके पास क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं। तो अब हम वहीं पर बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बात करने जा रहे हैं, और ये जो सेगमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए, क्या आप मेरे साथ इस पर कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं, सेकंड वाले क्वेश्चन पे, आज ही ये न्यूज़पेपर में आया है, क्या आप मुझे 4 पॉइंट लिखकर बता सकते हैं? चलिए जल्दी से, आपको 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मुझे 4 पॉइंट लिख के बताइए। चलिए शुरू हो जाइए। चलिए, शाबाश। बिल्कुल, शाबाश। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने इस पे क्या पॉइंट्स लिखे। तो अगर मैं यहां पर सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की बात करूं, तो यहां पर ग्रिड प्रणाली इस्तेमाल होती थी, सीधे सीधे एनसीईआरटी में दिया है ग्रिड प्रणाली, यानी यहां पर जो नालियां, सड़कें, वो ग्रिड व्यवस्था में बनी हुई थी। बहुत ही खूबसूरत बात है, ग्रिड व्यवस्था की ये बनी हुई सड़कें और नालियां थी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ी बात है, सड़कें एक दूसरे को समकोण यानी 90 डिग्री पर काटती थी, 90 डिग्रीज पर ये काटती हैं। साथ ही साथ जो नालियां थी वो ढकी हुई थी। नियोजन क्या होता है? द वर्ड इज, यहां पर है टाउन प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है कोई चीज अपने आप नहीं होगी, ये इसके साथ क्या होगा, बसाया जाएगा, इसको नियोजित किया जाएगा। सेक्टर, जैसे आज हमारे जो टॉप मोस्ट सेक्टर, उस सेक्टर्स वहां पर होते हैं, तमाम नई नई चीजें वहां पर जो है जोड़ी जाती हैं। सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो अब आप इसको समझेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टाउन प्लानिंग। तो प्लानिंग क्यों होती है? प्लानिंग इसलिए होती है क्योंकि ये जो शहर पे जो दबाव है, शहर उस पर जो प्रेशर है, दबाव, उसको लगातार कम कर सके। प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि हमारे जो नियोजित शहर होंगे वो हमारी आर्थिक वृद्धि का इंजन होंगे? उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ा फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल ये है कि ये जो शहर होते हैं वो ग्रोथ इंजन होते हैं। क्या होते हैं? ग्रोथ इंजन, यानी समृद्धि के इंजन के रूप में काम करते हैं। अब ग्रोथ इंजन के रूप में ये लगातार बहुत ज्यादा इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। जो शहर होते हैं, गांव से ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा होता है। तो इस कंडीशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे सामने यहां पर क्रिएट हो जाते हैं। तो अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो किस तरह से ग्रोथ इंजन हमारे काम कर रहे होते हैं। तो ग्रोथ इंजन को बनाए रखने के लिए, आर्थिक प्रगति करने के लिए शहरों का नियोजित होना बड़ा जरूरी है। और भारत के पास एक ऐसा सांस्कृतिक विरासत है, कल मैंने आपको बताया था, भारत को पश्चिम की तरफ नहीं, भारत को सिर्फ अपनी तरफ देखने की जरूरत है, साइंटिफिक वे से देखने की जरूरत है। भारत के पास आज की समस्याओं का जबरदस्त सॉल्यूशन है। आज तुम मुझे बताओ कि आज भारत के शहर तुम्हें किस रूप में दिखाई पड़ते हैं? इंडियन सिटी किस रूप में दिखाई पड़ते हैं?
भारत के शहर किस रूप में दिखाई पड़ते हैं? भारत के शहरों का आज एक बहुत बड़ा बाई प्रोडक्ट हम लोग उसको बोलते हैं स्लम। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम भारत में है, धारावी, ठीक है, मुंबई में। और जब हम स्लम की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है सिटी विद इन अ सिटी, यानी एक शहर के अंदर दूसरा शहर, विद इन सिटी, एक शहर के अंदर दूसरा शहर। आज ट्रैफिक की समस्या, पॉल्यूशन, यहां तक कि आज दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक गिना जाता है। जीवन स्तर का निम्न होता जाना, गंदा पानी, यमुना पे जो आपने देखा छठ पर जो झाग गंदगी थी वो पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा और आश्चर्यचकित हुए। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जो है वो मुश्किल है। तो यहां जो चीजें हैं वो हमें बहुत परेशान करती हैं। तो आज हमने ये देखा, आप चाहें तो इस पे अपना आंसर भी लिख सकते हैं, अच्छी तरीके से जोड़ सकते हैं। और अगर आप, एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, अगर आप क्लासरूम प्रोग्राम के लिए जुड़ना चाहते हैं, राइट, इफ यू वांट टू बी क्लासरूम प्रोग्राम, पार्ट ऑफ क्लासरूम प्रोग्राम, यानी कक्षा कार्यक्रम के लिए विद हॉस्टल फैसिलिटी, तो आप दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। 8750711144 पर आप कॉलिंग करके बता सकते हैं कि यस, हम जो है वो क्लासरूम प्रोग्राम आफ्टर होली के लिए जोड़ना चाहते हैं, रेसिडेंशियल फैसिलिटी यानी रहने की सुविधा के साथ, हॉस्टल सुविधा के साथ। डेफिनेटली सुपर 50 बैच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, यानी केवल 50 बच्चों के लिए हम ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं केवल। लेकिन उसमें जो एंट्री होगी वो काउंसलिंग के थ्रू, यानी जितने लोग अप्लाई करेंगे उनकी काउंसलिंग मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा की जाएगी। जो अप्रोप्रिएट स्टूडेंट होंगे वो जो है वो एडमिशन के लिए सिर्फ 50 बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा, याद रखिएगा, राइट। चलिए, तो फिर इसी के साथ एनसीईआरटी का सफर शुरू करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, यानी एनसीईआरटी मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेटली आप भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। थिंक करिए कि मुझे इस पूरी प्रक्रिया में, एनसीईआरटी की प्रोसेस में थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। अगर एक बार आप थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर गए तो जो मेंस के ये क्वेश्चन हैं ये आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। जो भी ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं उन क्वेश्चन में आपको मजा आने लगेगा और डेफिनेटली आप जो है वो बहुत आराम से इन क्वेश्चंस को कर सकेंगे। चाहे हम बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बात करें या चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं के बारे में बात करें, ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। तो जो लोग अभी एनसीईआरटी के साथ नहीं जुड़े हैं वो एनसीईआरटी के साथ जुड़ जाएं। 8750711100 उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। 8750711122 या लास्ट में 33 या 44 किसी पे भी आप कॉल करके अपने आप को जोड़ सकते हैं और फाउंडेशन बैच के साथ जोड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। या एनी क्वेश्चन? और आपका पहला सब्जेक्ट एनसीईआरटी में शुरू होगा ज्योग्राफी का। वी विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा समय लेता है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टाइम मांगता है। सो ज्योग्राफी अगर जिसकी स्ट्रांग है, इकोनॉमी उसकी अपने आप स्ट्रांग होती चली जाएगी। सो हम लोग शुरू करते हैं। क्लास में भी नोट्स, आपको नोट्स दिए जाएंगे और डिस्कशन जो होगी उसको आपको लिखना है। 2 कॉपियां आपको रखनी है, एक अगर क्लास में कुछ डिक्टेट किया जाएगा तो आपको लिखना है। नोट्स आपको दिए जाएंगे बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लेकिन आपको डिस्कशन के पॉइंट्स लिखने हैं। जैसे आज मैंने आपसे डिस्कशन किया, अभी मैंने, कितने लोगों ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने आज कहा कि नियोजित शहर आर्थिक समृद्धि का इंजन है, यानी भारत का भविष्य लिखेंगे। अब इस बात को समझाने के लिए मैंने आपको समझाया कि जो शहर होते हैं, अगर प्लांट शहर है तो वो समृद्धि इंजन यानी ग्रोथ इंजन के रूप में काम करते हैं। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ती है तो क्या होता है, धीरे धीरे पैसा जो है वो बढ़ता चला जाता है। सो ऐसी कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखेंगे, आप में से कितने लोगों ने इस डिस्कशन को लिखा? जिन्होंने लिखा वो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने नहीं लिखा वो पैसिव स्टूडेंट हैं। एक्टिव स्टूडेंट ही आगे अपनी नॉलेज को कैरी करेंगे, पैसिव स्टूडेंट धीरे धीरे पैसेज में चले जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का टाइमिंग 4 बजे है और 1:30 बजे टाइमिंग है फाउंडेशन का। दोनों आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। फाउंडेशन बैच का टाइमिंग 1:30 है और एनसीईआरटी का टाइमिंग 4 PM है। दोनों के टाइमिंग मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और आगे से डिस्कशन को लिखने की आदत डालिए, नहीं है तो सीखिए। क्लियर है?
तो धीरे धीरे और नई नई चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस आपके साथ चलती रहेंगी। तैयारी के साथ जुड़ जाइए। और इस संडे आपको बाहुबली का टेस्ट देना है। बाहुबली के टेस्ट के साथ जुड़ जाइए और देखते हैं कितने बच्चे, चाहे आपको आता हो या ना आता हो, डजंट मैटर, लेकिन आप बाहुबली के टेस्ट में जुड़ेंगे और आप देखेंगे कि इस समय आप कहां हैं। क्योंकि आप जब टेस्ट देंगे तो आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि जब टीचर पढ़ाएगा तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछोगे, सर मैंने वो क्वेश्चन किया था, मेरा गलत हो गया, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो टीचर क्या करेगा, आपके जो तैयारी है उसको बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो आगे लेकर जाएगा। जी हां, हम लोग जो है सुपर 50 बैच आफ्टर होली अनाउंस कर रहे हैं। तो यहां आप जो कॉलर्स के नंबर या फॉर्म जो है, फॉर्म अगर है तो जो फॉर्म है आप भरिए और उसमें लिख दीजिए NOIDAY, ठीक है, यस, कि हम यहां पर राइट क्लास करना चाहते हैं। यहां हॉस्टल फैसिलिटी भी है। सुपर 50 बैच के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं या दिए गए नंबर पर 8750711144 पर आप कॉल करके बता सकते हैं, यस आई एम इंटरेस्टेड इन क्लासरूम प्रोग्राम। राइट, हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। सो वो ऑनलाइन से अलग, क्लास में 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ केवल 50 बच्चों के लिए, सुपर 50 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे राइट आफ्टर होली। तो अगर है तो आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। फ्रेशर टेस्ट दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए। आप सारे के सारे क्वेश्चन गलत कर देना, डजंट मैटर, लेकिन आपको जब क्वेश्चन करोगे तो आपको जो क्वेश्चन आपके गलत होंगे उस पे आप क्लास में टीचर से पूछोगे, सर उस दिन ज्योग्राफी का क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ, प्लीज मेरी हेल्प करिए। आपकी जो लर्निंग है वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो बाहुबली टेस्ट तो आपको देना ही चाहिए। कितने लोग के पास ओजांग टेस्ट प्रैक्टिस ऐप है, वो लोग डाउनलोड कर लें और जुड़े। पूरा इकोसिस्टम आपके साथ है। मंडे टू फ्राइडे क्लासेस आपकी चलेंगी, संडे आप टेस्ट देंगे, ठीक है। अगले हफ्ते गदर आ रहा है, ठीक है। तो आप हर संडे, एक सैटरडे आप रिवाइज करेंगे, खुद को जो है नोट्स रिवाइज करेंगे, और संडे आप ऑल इंडिया टेस्ट देंगे। इसमें टेस्ट में आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग आएगी, यानी देश के इतने बच्चों ने टेस्ट दिया उसमें आपकी रैंकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको निःशुल्क मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, मजेदार बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग।